नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको समसामयिक विषयों की जानकारी प्रदान करते हैं, साथ ही साथ ले जाते हैं सैर पर भी और मिलवाते हैं मेहमान से भी। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज की बात में हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे नवकरणीय ऊर्जा के बारे में, और इसी पर विषय विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ स्टूडियो में मुख्य महाप्रबंधक मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी से श्री सौरभ श्रीवास्तव जी होंगे, जो कि हमें संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। साथ ही साथ आपको आज मिलवाएंगे एक विशेष मेहमान से। हमारे साथ होंगी सुश्री श्रुति सिंह, जो कि अपनी आत्मकथा आप सभी से साझा करेंगी। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। दर्शकों, आप नोट कर लीजिए हमारे फ़ोन नंबर्स, जिससे आप भी जुड़ सकते हैं आज के हमारे इस कार्यक्रम से। हमारे नंबर्स हैं 0755-266-0049 और दूसरा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। तो कॉल ज़रूर करिए और जुड़िए आज के कार्यक्रम से। दर्शकों, तिथि बहुत महत्वपूर्ण होती है और दिन की शुरुआत हम तिथि को देखकर करते हैं। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत में देख लेते हैं तिथि क्या है। विक्रम संवत 2080 फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि है 7 मार्च 2024 और दिन है गुरुवार। तो ये तो थी तिथि। और इसी प्रकार से इतिहास भी बहुत महत्वपूर्ण है। हर दिन कुछ ना कुछ खास घटित होता है इतिहास में। तो नज़र डाल लेते हैं कि क्या कुछ खास घटित हुआ इतिहास में, खासकर 7 मार्च में क्या कुछ खास घटित है इतिहास में। 1939 में सैयद सिप्ते रज़ी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिक रहे हैं, इनका जन्म हुआ था। साथ ही साथ 1949 में गुलाम नबी आज़ाद, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रसिद्ध और वरिष्ठ राजनीतिक हैं, उनका भी जन्म हुआ था। और प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता अनुपम खेर का 1955 में जन्म हुआ था। साथ ही साथ 2007 में भारत और पाकिस्तान आतंकवाद पर जांच में मदद के लिए तैयार हुआ था। 2008 में त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ी लेफ्ट फ्रंट ने लगातार चौथी बार जीत दर्ज की। और 2008 में ही अंतरिक्ष यात्रियों ने मंगल ग्रह पर झील की खोज की थी। तो ये तो थी कुछ खास बातें इतिहास से जुड़ी हुई। दर्शकों, विचार भी बहुत महत्वपूर्ण होता है और एक विचार से हमारी सोच बदल जाती है, हमारे जीवन जीने का नज़रिया बदल जाता है। तो आइए नज़र डालते हैं क्या कुछ खास है विचार में। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। और ये अमृत वचन है स्वामी विवेकानंद जी के, और बिल्कुल सत्य वचन है। जब हम कोई कार्य करते हैं तो हमें पूरे आत्मा से, पूरे मन से उसी कार्य पर फोकस करना चाहिए और बाकी पूरी चीज़ें भूल जाना चाहिए, और तभी हम परफेक्ट बनते हैं। और जैसा कि आपको बताया, हम आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। नवकरणीय ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। और जैसा कि हमें ज्ञात है, माननीय प्रधानमंत्री जी भी निरंतर प्रयासरत हैं कि किस प्रकार से भारत को विकास की ऊंचाइयों तक लेकर जा सके और आने वाले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था में भी भारत अग्रणी रहेगा, जिसमें ऊर्जा का महत्वपूर्ण रोल रहेगा। तो इसी पर आज चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में श्री सौरभ श्रीवास्तव जी हैं, जो कि मुख्य महाप्रबंधक हैं मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सभी दर्शकों को नमस्कार और सुबह की राम राम जी। जी सर, हम आज नवकरणीय ऊर्जा के बारे में बात कर रहे हैं। ऊर्जा का क्या महत्व है हमारे जीवन में, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे। देखिए, ऊर्जा वो शक्ति है कि जिसके माध्यम से हम लोग अपनी शारीरिक गतिविधियां करते हैं, चाहे उठना, बैठना, चलना, दौड़ना। ऊर्जावान व्यक्ति हम उसको कहते हैं कि जिसमें हमें लगता है कि ये बहुत सक्रिय है जी। तो ऊर्जा का महत्व इस तरीके से है कि हमारे घर में जो खाना पकता है वो भी ऊर्जा के जरिए ही खाना पकता है। जो ट्रेनें चलती हैं वो भी ऊर्जा के माध्यम से ही चलती हैं। और ऊर्जा इन जनरल जो है हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में सम्मिलित है। बिल्कुल सही बात आपने सर कही है कि हमारे जीवन जीने का मुख्य आधार ही है ऊर्जा। हाँ चाहे जी, खाना बनाने की बात हो या जीवन जीने की बात हो, तो ऊर्जा का हर क्षेत्र में बहुत महत्व है। कितने प्रकार की ऊर्जा होती हैं और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में भी जानना चाहेंगे। हाँ, ऊर्जा जो है वो कई किस्म की होती हैं। जैसे मैकेनिकल एनर्जी है। अब एक नदी बह रही है तो उसमें मैकेनिकल एनर्जी मतलब मोशन दिखता है, तो वो उसमें एक मैकेनिकल एनर्जी होती है। और ऐसे ही जो है, अगर कोई व्यक्ति दौड़ रहा है तो वो भी एक मैकेनिकल एनर्जी
उसमें परिलक्षित होती है। मैकेनिकल एनर्जी के अलावा केमिकल एनर्जी होती है, न्यूक्लियर एनर्जी होती है, ये सब ऊर्जा के प्रकार हैं। और जैसे एक रेडियंस एनर्जी भी होती है, रेडियंस एनर्जी में हमारा सौर ऊर्जा भी सम्मिलित होता है। बिल्कुल। तो सौर ऊर्जा क्योंकि हमें सूर्य के प्रकाश से मिलता है, तो वो एक सूर्य का रेडियंस है जिसके थ्रू हमें सौर ऊर्जा मिलता है। इसके अलावा जो है विंड एनर्जी भी होती है, पवन ऊर्जा जिसको कहते हैं। और रेडियंस एनर्जी में रेडियो वेव्स भी सम्मिलित होती हैं। तो ये रेडियो वेव्स के माध्यम से हम लोग रेडियो सुन पाते हैं अपने घरों में। बिल्कुल। तो इस तरह से ये ऊर्जा जितनी भी हैं विभिन्न प्रकार की, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छे से बताया। सर, हम आज नवकरणीय ऊर्जा के बारे में बात कर रहे हैं और इसके बारे में आपने बताया कई सारे प्रकार के रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जीज होते हैं। अगर गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के बारे में बात करें तो इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएंगे। हाँ, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता आज पूरे हमारी वसुधा को महसूस हो रही है, खासकर क्योंकि जो है वो शहरों में प्रदूषण की मात्रा बहुत बढ़ गई है और प्रदूषण से लोगों को बीमारियां होने लगी हैं। आप देखिए कि जो डीजल और पेट्रोल के फ्यूम्स हैं और जो फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं है, इनमें जो है वो लोगों को अस्थमा वगैरह हो जाता है। तो ऊर्जा जो गैर परंपरागत स्रोत हैं, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं, जैसे विंड एनर्जी है, तो ये पवन विंड मिल्स हैं, पवन ऊर्जा, इसके माध्यम से हम लोग बिजली बनाते हैं। शायद दर्शकों को इस बात को जान के हैरानी होगी कि जो नीदरलैंड से जो डच की ट्रेन्स हैं, वो दे आर कम्प्लीटली पावर्ड बाय विंड एनर्जी, मतलब वो पवन ऊर्जा से चलती हैं। ये कितनी अच्छी बात है। बिल्कुल। मतलब एक ये आइडियल सिचुएशन है कि जहां हम लोग न डीजल का उपयोग कर रहे हैं ट्रेन चलाने के लिए, न कोयले का उपयोग कर रहे हैं जिससे कि प्रदूषण होता है, बल्कि एक पवन ऊर्जा जो उनके यहाँ, क्योंकि सी के कोस्टल एरिया उनके यहाँ काफ़ी है और वहाँ विंड मिल्स के जरिए वो हार्नेस करते हैं विंड एनर्जी को, तो उससे उनकी कम्प्लीटली 100% ट्रेन्स दे आर पावर्ड बाय विंड एनर्जी। बिल्कुल सर। तो विंड एनर्जी के अलावा जो स्रोत हैं जैसे सौर ऊर्जा है, इसका भी अब महत्व सामने आ रहा है। हमारे देश में एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। हमारे देश में 365 में से 300 दिन लगभग जो है वो सूर्य हमें मिलता है। अच्छे मतलब एक अक्षय स्रोत है जो कि हमें कहना चाहिए इट इज़ ए ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। बिल्कुल। क्योंकि आपको फ्री में इतनी सारी ऊर्जा का एक स्रोत मिल रहा है। बल्कि सौर ऊर्जा के बारे में शायद दर्शकों को मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर सौर ऊर्जा प्रॉपरली एक्सप्लॉइट हो तो इट कैन कैटर 10,000 टाइम्स द नीड ऑफ द होल ग्लोब। पूरे अपने दुनिया में जो ऊर्जा की रिक्वायरमेंट है जी सर, उसको 10,000 गुना टाइम्स जो है वो सौर ऊर्जा उसको वो कर सकता है, पूरी कर सकता है। जी सर। और अब जो है हमारा देश क्योंकि एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट का है, हमें एक ये वरदान है भगवान का कि सौर ऊर्जा हमें काफ़ी यहाँ मिलती है। बस हमें उसको एक्सप्लॉइट करना है, हमें उसको उपयोग में लाना है। बिल्कुल सर। ताकि हम लोग जो है पेट्रोल डीजल आदि के उस तरफ नहीं जाए, उसका उपयोग कम करें। बिल्कुल। इसमें मैं ये भी बता दूं कि अपने हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर ये जो ऑयल का इंपोर्ट बिल है वो रहता है, जो कि हम गल्फ वगैरह और दूसरे कंट्रीज से लेते हैं। जी। तो अगर हम लोग सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, मिनी हाइडल, इसको लघुपन बिजली योजनाएं भी कहते हैं, ये भी एक नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है। जी सर। तो ये सब बिल्कुल प्रदूषण मुक्त हैं और इससे हमें बहुत फ़ायदा रहेगा, इकोनॉमी के हिसाब से भी ये बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर अपन लोग नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज में जाएं तो इसमें एक बायोमास एनर्जी भी रहती है, जियोथर्मल एनर्जी भी है। लेकिन बायोमास के बारे में शायद बहुत कम दर्शक जानते होंगे। जी सर। बायोमास एनर्जी का डेवलपमेंट चल रहा है अपने हिंदुस्तान में और कल के उसमें परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखेंगे तो इवन किसान अपने खेत में बायोमास एनर्जी के जरिए वो ऊर्जा उत्पन्न कर सकेगा और उसको
मतलब इकोनॉमिकली वो भी कर सकेगा, मतलब वो बेच भी सकेगा। जी। तो बायोमास एनर्जी जो है, शायद दर्शक लोग इसके बारे में कम जानते हैं। इसमें जो एनर्जी संग्रहित रहती है वो जो पेड़ पौधे हैं इनकी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया सूर्य के जी। प्रकाश से होती है, जी। उसके जरिए ये एनर्जी आती है। जी सर। और अब बायो एथेनॉल जो फ्यूल है, हाँ। वो आजकल एरोप्लेन व इसमें अपने स्कूटर आदि में भी उपयोग होने लगा है। जी सर। तो बायो एथेनॉल जो वो है, वो चावल, मक्का, ज्वार, गन्ने का रस और जी। जो मोलासिस है, जो गुड़ का शीरा है, जी। तो इन सब के मिश्रण से वो तैयार होता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है। जी। और हम लोग को सभी को इसका प्रोत्साहन देना चाहिए। मैं दर्शकों से ये भी कहूँगा कि अगर आप अपने घर के छत पर सोलर रूफ प्लांट लगाते हैं तो आप एक तरह से ये जो हरित क्रांति है, आप अर्थ को एक कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। बिल्कुल सर। आप अपने छोटे से उससे एक बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि आप इस धरती को हरा भरा रखना, प्रदूषण मुक्त रखना, ये सभी का दायित्व है। बिल्कुल और सर। ऐसे में अगर अपन घर पे अपन रूफटॉप सोलर प्लांट लगाएं, जिसके लिए अभी सरकार बहुत प्रोत्साहन दे रही है, तो हम इनफैक्ट अपने प्लानेट के, ग्रीन प्लानेट के लिए भी एक कंट्रीब्यूशन अपने तौर पे दे रहे हैं। बिल्कुल सर। सर बहुत अच्छे से आपने बताया कि किस प्रकार से गैर परंपरागत ऊर्जा हमारे फॉसिल फ्यूल्स को संरक्षित रखने में मदद करेगी, और विभिन्न कंट्रियां, जितने देश हैं, वो भी अब काफ़ी ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। और भारत जो कि सौभाग्यशाली है, सूर्य काफ़ी ज़्यादा है और 10,000 से अधिक क्षमता रखता है, वो पूरे विश्व में अपने ऊर्जा से लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए। और जैसा कि भारत को प्रतिवर्ष 5,000 ट्रिलियन किलोवाट घंटा के बराबर से ऊर्जा मिलती है, और सौर ऊर्जा ने इसी प्रकार से हमारे जीवन को ही बदला है। हमारे वेदों में भी लिखा गया है कि सौर ऊर्जा से हम अपने जीवन की कई सारी चीज़ों की पूर्ति कर सकते हैं। हाँ, तो इसके बारे में भी जी जी जी, अक्षय ऊर्जा क्षमता, और जैसा कि आपने बोला, हरित क्रांति का अनूठा प्रयास है जिसमें भारत निरंतर आगे बढ़ रहा है। सर, सौर ऊर्जा के महत्व के बारे में, और खासकर हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना है उसकी घोषणा की गई है, उसके बारे में थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताएं। जो प्रधानमंत्री जी की सूर्य घर योजना है, ये एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। और इस योजना के तहत जो उन्होंने एक लक्ष्य साधा है कि 1 करोड़ घरों में जी हम जो है वो सोलर रूफटॉप प्लांट लगाएंगे, और इससे 1 करोड़ हाउस होल्ड बेनिफिशरीज हो जाएंगे। ये 75,000 करोड़ से भी अधिक की, 75,021 से कुछ ऐसे करोड़ की योजना है। और इस योजना से हम लोग सभी बहुत लाभान्वित होंगे। इसको पीएम सूर्य घर योजना में इन्होंने प्रोत्साहन देने के लिए, एक्चुअली इन्होंने टारगेट किया है कि जो मध्य वर्गीय परिवार हैं या जो निचले तबके के लोग हैं, जो कि आर्थिक रूप से उतने संपन्न नहीं है कि जिनको सोलर प्लांट लगाने के लिए कुछ इन्वेस्ट करना है, तो वो 2 बार सोचते हैं कि भाई हम कहाँ से इसका पैसा लाएं। तो स्पेशली इसको उन्होंने रिजॉल्व करने के लिए, इशू रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या किया है कि 1 किलोवाट पे 30,000 रुपये की सब्सिडी दी है। अब 1 किलोवाट का प्लांट नॉर्मली 55,000 रुपये में लगता है, तो 30,000 की सब्सिडी से मतलब क्या है कि आदमी एक बार 25,000 रुपये लगाएगा और उसमें 1 किलोवाट के प्लांट से वो 25 साल तक जनरेट करेगा बिजली, क्योंकि इसकी लाइफ जो है 20 से 25 साल होती है सोलर प्लांट की। तो ये कितना अच्छा सौदा है, क्योंकि उससे जनरेटेड जो बिजली है उसको वो अपने घर में भी उपयोग कर सकता है। जो एक्सेस बिजली है वो ग्रिड में चली जाएगी, उसको बाद में साल में एक बार हिसाब होता है, उसमें उसको उसका पैसा भी मिल जाता है। जी सर। इसके अलावा जैसे 2 किलोवाट पे उन्होंने 60,000 रुपये की सब्सिडी दी है। इसका मतलब है 2 किलोवाट का प्लांट जो 90-95,000 रुपये में लगता है, उसमें 60,000 की सब्सिडी, मतलब आप 35,000 रुपये में एक 2 किलोवाट का प्लांट बनाएंगे। बिल्कुल। अब 2 किलोवाट का सोलर प्लांट 4 यूनिट प्रति किलोवाट के हिसाब से मिनिमम इस टाइप का रहता है, औसतन कहना चाहिए साल भर में, कभी बरसात का मौसम है, कभी सूरज।
तो 4 यूनिट प्रति किलोवाट के हिसाब से वो 8 यूनिट रोज बनाएगा, मतलब महीने के 240-250 यूनिट वो बनाएगा। तो 250 यूनिट नॉर्मली कोई भी निचले तबके का है या मध्य वर्गीय परिवार है तो उसकी खपत जो है 150, 200, 250, कुछ की 300 यूनिट इतनी रहती है। तो उनकी बिजली की खपत की यह आपूर्ति भी करेगा प्लांट। और कितना सस्ता है, आप 35,000 रुपये लगाएंगे और आप 25 साल तक जो है बिजली पाएंगे। इसके अलावा 3 किलोवाट पे उन्होंने 78,000 रुपये की छूट दी है, 78,000 रुपये की सब्सिडी दी है। तो अब 78,000 रुपये काफ़ी होता है, क्योंकि 3 किलोवाट का प्लांट नॉर्मली 180, 185 ऐसा पड़ता है। तो 1 लाख, 1,05,000, 1,10,000 में आप एक 3 किलोवाट का प्लांट लगा सकते हैं और ये आपको जो है लगातार बिजली देता रहेगा। बिल्कुल सर, आपने ये तो बताया कि किस प्रकार से अनूठी प्लानिंग की गई है जिससे जनजीवन और सरल हो सके और उनकी बिजली की खपत कम हो सके। लेकिन लोग कितने जागरूक हैं इस योजना के प्रति, वो कितना समझ पा रहे हैं इस योजना को? हाँ, ये आवश्यक है कि लोग इसकी तरफ जागरूक बने। हम लोग विभिन्न माध्यमों से, चाहे वो टीवी हो, रेडियो हो, अखबार हो, उसमें विज्ञापन भी निकलते हैं और पैम्फलेट्स वितरण, इन सब के जरिए हम जनरल लोगों को इसके बेनिफिट्स के बारे में हम जागरूक कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं अपने उसमें ये कहूँगा कि हम लोग अपने सैटरडे संडेज जो हमारे वीकेंड हॉलीडेज़ रहते हैं उसमें भी रेसिडेंट वेलफेयर सोसाइटीज़ जो RWA रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हैं, जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, वहाँ हम लोग स्वयं गए हैं उनके कॉल पे और उनके साथ जहाँ वहाँ विभिन्न जो उनके मेंबर्स हैं, जो वहाँ निवासी हैं, उन लोग की सोलर संबंधी जो जिज्ञासा है, उन सब प्रश्न हैं, उनके उत्तर देके उनको इसके प्लांट के लिए प्रेरित किया है। मैं इसमें यह भी बताना चाहूँगा कि सूर्य घर योजना में एक बहुत अच्छा नवाचार है। नया उसमें एक पॉइंट रखा गया है, एक प्रावधान रखा गया है। वो ये है कि बैंक से जो लोन लेते हैं तो वो लोन का भी उसमें ही एक स्लॉट दिया हुआ है, जिसके जरिए जो भी व्यक्ति ये समझता है कि मैं आज को कैसे शुरू कर, सपोज 35,000 है या 1 लाख रुपए 3 किलोवाट के, तो 1 लाख रुपए कहाँ से लाऊं, किधर से। शुरू में तो उसको पैसा इसलिए ज़्यादा देना पड़ता है क्योंकि ये सब्सिडी करीब 1 महीने बाद फिर सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल पोर्टल के जरिए उसके खाते पे देती है। तो अभी इस सूर्य घर योजना में वहाँ बैंक्स भी करीब मेरे ख्याल से 10-11 बैंक्स की उन्होंने वहाँ लिस्ट भी लगा रखी है जी। अलग अलग है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक है, कई बैंक्स की लिस्ट है और करीब 7% के आसपास का ब्याज है। और ये उन्होंने वहाँ सुविधा इसलिए दी है ताकि कोई निजी एजेंसी के पास उनको नहीं जाना पड़े लोन लेने के लिए। सोलर प्लांट के लिए लोन उसी पोर्टल पे वहीं आवेदन देके वो लोग ले सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी प्रावधान उन्होंने इस योजना में दिया है। बिल्कुल, तो दर्शकों के लिए बहुत अच्छी खबर है। अगर आप सोलर प्लांट लगवाना चाहते हैं तो बैंक के सहयोग से आप लोन के ज़रिए इस पूरी योजना का लाभ उठा सकते हैं और आने वाले दिनों में फिर आपको जो सब्सिडी प्राप्त होती है वो सेंट्रल से प्राप्त हो जाएगी। तो काफ़ी अच्छी अनूठी प्लानिंग के साथ इस योजना को लागू किया जा रहा है, क्योंकि सौर ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है और इससे हम ऊर्जा का संरक्षण भी कर सकते हैं। सेटअप लगाने में कितना खर्च आता है, किस प्लानिंग के साथ लगाया जाता है सोलार का सेटअप? हाँ, जैसे कि मैंने अभी बताया कि एक सोलर प्लांट जो है जो अपने छत पे लगता है जी, कुछ चीज़ें उसमें देखनी ज़रूरी रहती हैं कि बगल में अगर कोई मल्टी स्टोरी है और उसकी छाया आपके इस पे पड़ रही है तो नेचुरल है कि सूरज की किरणें ब्लॉक होंगी। बिल्कुल। या कोई बड़ा पेड़ है जो दिन में उस छाया आपकी छत पे डालता है, तो ये सब तकनीकी पहलू देखे जाते हैं। जो सोलर वेंडर्स हैं जो ये प्लांट लगाते हैं और जिसको पर्टिकुलर जो भी कंज्यूमर है वो सोलर वेंडर के साथ जो है पहले बातचीत करता है, उससे अपना सौदा तय करता है कि कितने में प्लांट लगेगा, क्या लगेगा।
तो ये तकनीकी पहलू पहले देखे जाते हैं। जी छत सर। में कितना स्क्वायर फीट की स्पेस की अवेलेबिलिटी है, वो भी एक बहुत एसेंशियल वो चीज़ है। और इसके बाद जो है ये कितने किलोवाट का प्लांट लगेगा, जी। लग सकता है, ये जी। देखा जाता है। अभी ऐसा प्रावधान है कि अगर जैसे आपके बिजली के बिल में जो स्वीकृत भार है, सैंक्शन लोड जो लिख के आता है, सपोज वो उसमें 3 किलोवाट है, तो आप 3 किलोवाट तक का ही सोलर प्लांट लगवा सकते हैं। जी। और जैसे आपने लागत की बात करी, मैंने अभी बताया कि 3 किलोवाट के सोलर प्लांट में करीब 180 से 195, 2 लाख ऐसे लागत लगती है। हाँ। और उसमें फिर बाद में आपको 78,000 की सब्सिडी मिल जाती है। एक सोलर प्लांट में सोलर पैनल तो लगते ही हैं। जी। इसके अलावा सोलर पैनल के अलावा एक इन्वर्टर लगता है। इन्वर्टर एक्चुअली जो हम लोग जनरेट करते हैं सोलर पैनल से बिजली, वो डीसी होती है, डायरेक्ट करंट वाली बिजली होती है। जबकि ग्रिड में अल्टरनेट करंट की बिजली है, जो विद्युत मंडल के ग्रिड में है। तो डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए वहाँ एक इन्वर्टर रहता है। जी। अच्छा, जो बिजली जनरेट होती है वो नॉर्मली 30 से 40 वोल्ट की होती है। 22 से 40 रेदर कहें, अलग अलग पैनल के हिसाब से। और जो हमारे उधर रहती है वो 230 वोल्ट की बिजली रहती है ग्रिड में। तो इन्वर्टर ये भी काम करता है, इन्वर्टर उनकी फ्रीक्वेंसीज भी मैच करता है। इन्वर्टर के अलावा इधर एक अर्थिंग सिस्टम बहुत अच्छा ज़रूरी रहता है, ताकि इवन जैसे आकाशीय बिजली है उसके लिए एक लाइटनिंग अरेस्टर भी वो लगाते हैं प्लांट के साथ, ताकि कभी बिजली उस पर गिरे तो वो प्लांट सुरक्षित रहे और बिजली अर्थ में चले जाए। तो इसमें एक AC/DC बोर्ड भी लगता है। और जो कॉस्टिंग हम बता रहे हैं, ये सब कंपोनेंट्स तो सम्मिलित ही हैं। उसके अलावा जो नेट मीटर का कॉस्ट है वो भी इसमें सम्मिलित रहता है। जी सर। इसमें नेट मीटर पृथक से इसलिए ज़रूरी रहता है क्योंकि जो बिजली हम ग्रिड को देते हैं वो एक्सपोर्ट कहलाता है। और रात में तो सोलर रहता नहीं है, तो रात में जो हमारा खपत है तो वो, या दिन में हमारी जनरेशन से ज़्यादा खपत है, तो वो सब हम ग्रिड से बिजली लेते हैं, तो वो इंपोर्ट यूनिट कहलाता है। बिल्कुल। तो नेट मीटर इंपोर्ट यूनिट और एक्सपोर्ट यूनिट का नेट निकाल के आपको उसके हिसाब से बिजली का बिल बनाता है। सर, कभी ये भी देखा गया होगा कि ज़्यादा बिजली बनने के कारण तो वो जब एमपीबी तक पहुंचाते हैं, एक ये भी प्रावधान है, वो किस प्रकार से पहुंचाई जाती है सर? सौर ऊर्जा से बनाई गई बिजली? हाँ, जैसे सौर ऊर्जा से मैंने बताया कि बिजली जो बनती है वो डीसी में बनती है पैनल से जी। और डीसी से ये एसी में इन्वर्टर उसको कन्वर्ट करता है और वो फ्रीक्वेंसी भी मैच करा देता है। सप्लाई की फ्रीक्वेंसी हमारे जैसे 50 साइकिल पर सेकंड की फ्रीक्वेंसी हमारे विद्युत सिस्टम में रहती है, तो वो फ्रीक्वेंसी भी इन्वर्टर मैच करा देता है जी। और इन्वर्टर में जाने के बाद ये नेट मीटर में जाती है बिजली और नेट मीटर के जरिए वो ग्रिड से कनेक्ट हो जाती है। अच्छा, इसमें इन्वर्टर के एक और महत्वपूर्ण रोल रहता है जी कि जैसे सपोज ग्रिड में आज शटडाउन है, कुछ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर रहे हैं, शटडाउन लिया गया है, उस पे तार पे लोग काम कर रहे हैं हमारे बिजली घर के सिस्टम पे। तो ऐसा नहीं हो कि आपकी जनरेटेड बिजली जो है वो वापस चली जाए ग्रिड पे और उनको शॉक लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, दुर्घटना हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन्वर्टर में ये भी एक बिल्ट इन फीचर रहता है कि वो बिजली को ऐसे कंडीशन में ब्लॉक रखता है। तो ये आपको मतलब इसमें ग्रिड पे अगर कोई मेंटेनेंस वर्क चल रहा हो तो उससे सुरक्षित रहते हैं। सर, इसको मेंटेन कैसे किया जाता है? सोलर रूफ बना लेते हाँ, हैं घरों में, तो ये मेंटेन किस प्रकार से किया जा सकता है? बहुत अच्छी चर्चा हमारी चल रही है जिसमें हम सौर ऊर्जा की बात कर रहे हैं, किस प्रकार से सोलर पैनल के ज़रिए हम सौर ऊर्जा से बिजली का उत्पादन कर सकते हैं, घर की बिजली बना सकते हैं, साथ ही साथ एमपीबी तक भी वो बिजली को पहुंचा सकते हैं। इसके बारे में हमें बता रहे हैं श्री सौरभ श्रीवास्तव जी। सौरभ सर, जैसा कि मैंने आपसे पूछा कि मेंटेनेंस की अगर बात करें, पैनल्स तो हम लगा लेते हैं और काफ़ी अच्छी डिज़ाइनिंग के साथ, जिसमें इन्वर्टर्स भी हैं, डीसी को एसी में भी कन्वर्ट किया जा रहा है, अर्थिंग भी दी गई है, काफ़ी प्लानिंग के साथ इस पूरे पैनल को डिज़ाइन किया जाता है। लेकिन जब मेंटेनेंस की बात आती है तो किस प्रकार किया जाता है? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया है और बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि मेंटेनेंस को हम लोग को इग्नोर नहीं करना है।
हम लोग जब वेंडर से बात करते हैं प्लांट लगाने के लिए, तो हम जब उनसे कितने पैसे में प्लांट लगेगा, जी। किस टाइप के पैनल लगेंगे, पैनल भी अलग अलग किस्म के आते हैं। तो कोई मोनोफेशियल है, कोई बाईफेशियल है, कोई हाफ कट पैनल है, तो इन सब की कॉस्टिंग भी अलग अलग होती है। इनफैक्ट जो स्ट्रक्चर्स लगते हैं उनका भी बहुत महत्व है। कहीं आंधी तूफान आए तो ऐसा नहीं हो कि वो स्ट्रक्चर समेत आपका बिल्कुल, प्लांट ही बिल्कुल। उड़ जाए। जी सर। तो स्ट्रक्चर भी जैसे प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर अच्छे होते हैं, वेल्डेड स्ट्रक्चर में थोड़ी समस्या रहती है कि उनमें कमजोरी रहती है। स्ट्रक्चर कितने मोटे हैं, कितने, वो सब भी मतलब किस मटेरियल के हैं, वो सब भी जो है वेंडर टू वेंडर फ़र्क रहता है, और ये सब आपके नेगोशिएशन में शामिल रहता है। बिल्कुल सर। अब मेंटेनेंस इसका जो है वो देखिए, वैसे तो जब अपन लोग वेंडर से नेगोशिएट करते हैं डील सोलर प्लांट लगाने की, तो अधिकतर वेंडर्स जो है वो एवरी 3 मंथ्स इसके मेंटेनेंस का कॉस्ट भी इंक्लूड करते हैं। मतलब 3 महीने में एक बार वो आएंगे जी। और आपका प्लांट को अच्छे से साफ़ सुथरा कर देंगे। उसके लिए वो लोग साथ में एक पानी की मोटर भी लाते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो अपने छत है वहीं अपने पानी की टंकी भी रहती है, तो वो मोटर के ज़रिए जो है वो प्रेशराइज्ड वाटर बना लेते हैं, और उनके पास एक वाइपर रहता है, उससे वो उस पे चला के पैनल को साफ़ करते हैं। सर, पैनल पे जो धूल जमती होगी या परत जमती होगी, क्या उससे सौर ऊर्जा को ग्रहण करने में परेशानी आती है? हाँ जी, एक्चुअली ये तभी मेंटेनेंस का बहुत महत्व है जी। देखिए, मैं तो ये सुझाव दूंगा दर्शकों को या जिन लोगों ने भी सोलर पैनल अपने अपने घरों में लगाया है, कि वो कम से कम संडे वनडे जब वो थोड़ा फ्री हैं, और आपके प्रेशराइज वाटर, अब जैसे आपने पानी की मोटर चलाई और प्रेशराइज वाटर के जरिए आपने खुद उसको एक बार साफ़ कर लिया टू संडे। अब ठीक है भाई, 3 महीने में एक बार वेंडर की तरफ से टीम आएगी, वो साफ़ करेगी, लेकिन हम लोग को भी ये ध्यान रखना है कि उस पर धूल की परत जमेगी तो हमारा जनरेशन कम होगा। इस मामले में मैं ये भी कहूँगा कि हमारा एमपी बहुत भाग्यशाली है। बिल्कुल सर। क्यों, हमारे यहाँ क्या है कि जाड़ों में भी अच्छी खासी धूप रहती है। बिल्कुल सर। अगर आप दूसरे कई राज्यों को देखेंगे तो वहाँ क्या है, जाड़ों में धुंधली टाइप की धूप आती है, या आप कुछ इंडस्ट्रियल एरिया वाले जगहों पे जाएंगे तो आप देखेंगे जनरल वहाँ स्मॉग रहता है जी। पॉल्यूशन के कारण, वो भी हमारे जनरेशन को प्रभावित करता है। तो मध्य प्रदेश में अधिकतर सभी स्थानों में बहुत अच्छी धूप मिलती है। बिल्कुल। तो हमारा बस इतना कर्तव्य है कि हम उसको मेंटेन करें प्लांट को। देखिए, मेंटेनेंस में भी जनरल कोई वाइपर आपको यूँ नहीं चलाना है, क्योंकि सपोज़ उसके ऊपर कोई कण आ गया, हवा से कोई कण आ गया, या बर्ड ड्रॉपिंग है वो आके जम गई, और आपने जब चलाया वाइपर को तो वो साथ में पैनल उस पर घिस गया तो वो पैनल, सोलर पैनल के सेल्स को ख़राब करेगा। बिल्कुल। तो ये लोग जो वेंडर लोग जो वाइपर लाते हैं, तो वो उसमें हेयर्स रहते हैं, वो वाला वाइपर लाते हैं, प्लास्टिक के हेयर्स रहते हैं, तो उससे ये कण वगैरह जो है वो आसानी से निकल जाते हैं, और वो वाइपर के साथ डैमेज नहीं करते। बिल्कुल। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसका मेंटेनेंस प्रॉपरली हो तो जनरेशन भी बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से आपने बताया कि मेंटेनेंस कितना महत्वपूर्ण है, कब कब आपको मेंटेनेंस करवाना चाहिए। वेंडर्स भी आपको सुविधा प्रदान करते हैं मेंटेन करने की, क्लीनिंग करने के लिए आते हैं, लेकिन हमें स्वयं भी खुद भी कर लेना चाहिए, क्योंकि ये एनर्जी को संग्रहित करता है सोलर पैनल जो है, तो उस पर जो परत जम जाती है उसको हमें आम तौर पर भी साफ़ कर लेना चाहिए। सर, अगर बात करें कि कोई व्यक्ति अगर 3 किलोवाट से ज़्यादा का पैनल लगवाना चाहता है तो कुछ अलग प्रावधान है क्या उसका? हाँ, देखिए, पीएम सूर्य घर योजना में 3 किलोवाट तक की सब्सिडी 78,000 रुपये दी है, और ये सब्सिडी की कैपिंग उन्होंने 78,000 पे कर दी है। तो अगर आप 4 किलोवाट का लगाएंगे, 5 किलोवाट का आपको अलाउड है लगाना 10 किलोवाट तक, लेकिन आपको सब्सिडी 78,000 रुपये ही मिलेगी। और इसका मेरे ख्याल से, जैसे मैंने शुरू में बताया कि मेन कारण ये है कि वो जो लोअर तबके के हैं या आर्थिक रूप से जो संपन्न नहीं है, जी सर, उनको सोलर प्लांट के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, और मध्य वर्गीय परिवारों को प्रोत्साहित करने के लिए ये सब्सिडी इन्होंने इस टाइप से ऑल्टर करी है। बिल्कुल सर। तो लगाने पे कोई वो नहीं है ऐतराज। जी सर। स्कीम के अंतर्गत अपन 10 किलोवाट तक अपने घर पे लगा सकते हैं।
बिल्कुल सर। सर, शासन द्वारा टेक्नीशियंस को कोई ट्रेनिंग दी जाती है क्या सोलार के लिए? एक्चुअली जो टेक्नीशियंस को यूँ ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, क्योंकि इसकी हम लोग तो बेसिकली हम लोग का काम जो हमारे लाइनमैन और लाइन हेल्पर है वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं। हमारी जी। जो लाइनें हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हैं, सब स्टेशंस हैं, पावर ट्रांसफार्मर्स हैं, है ना। लेकिन सोलर के प्लांट जो है वो आपके घर में सोलर वेंडर लगाता है, और सोलर वेंडर जो है उनकी पूरी टीम जो है वो स्वयं प्रशिक्षित रहती है, और प्रशिक्षित लोगों की टीम के जरिए ही वो सोलर प्लांट लगाते हैं। बिल्कुल। हम लोग का उसमें एक रोल ये रहता है कि वेंडर का जो रजिस्ट्रेशन होता है सोलर वेंडर का। हाँ जी सर, सोलर वेंडर के बारे में भी जानना चाहेंगे, क्या प्रक्रिया अपनानी पड़ती है और उसमें बिजली घर का क्या रोल रहता है, वो भी हाँ, आप जैसे विस्तार से बताएं। जो सोलर वेंडर हैं वो हम लोग उसका रजिस्ट्रेशन करते हैं, हम लोग उनके कागज़ चेक करते हैं। अप्लाई वो किसी को वेंडर बनना है तो वो अप्लाई तो नेशनल पोर्टल पे ही करेंगे, और फिर वो उन और कागज़ अपलोड करेंगे जिसमें उनका फर्म का पैन कार्ड है, उनका जी सर। आधार कार्ड है, और उनका जैसे कंपनी का मेमोरेंडम है। और इसके अलावा जो है एक इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस रहता है, तो ए क्लास या बी क्लास का लाइसेंस इसमें मान्य रहता है। ये फिर उनका जो एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन है, उसमें एक दिया रहता है कि पावर जनरेशन वो रहना ज़रूरी है, पावर जनरेशन के लिए उनका रजिस्ट्रेशन। जी। तो ये जो रजिस्ट्रेशन और ये सब जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये जो अपलोड करते हैं, वो फिर हम लोग एक्सेस कर पाते हैं, डिस्कॉम के अधिकारी जो इसके लिए ऑथराइज्ड हैं। जी सर। और हम लोग फिर इनके कागज़ पूरे चेक करते हैं कि ये लोग प्रॉपर वेंडर्स बन सकते हैं कि नहीं, प्रॉपर इनके पास लाइसेंस है, काबिल लोग हैं, वो पूरा इनके कागज़ के ज़रिए हम लोग फिर देख के ओके करते हैं। ओके करने के बाद वो नेशनल पोर्टल पे रजिस्टर हो जाते हैं, और नेशनल पोर्टल पे उनका नाम भी दिखने लगता है। नेशनल पोर्टल में उन्होंने क्या किया है कि यूटिलिटी वाइज, जैसे मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी है एमपी में, पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी है पश्चिम क्षेत्र, तो अलग अलग यूटिलिटी वाइज वेंडर के नाम दिखते हैं। बिल्कुल सर। तो इस तरह से जो वेंडर की जो टीम रहती है ये स्वयं प्रशिक्षित टीम रहती है, काफ़ी क्वालिफाइड है टेक्निकली। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से सर ने बताया कि अगर आपको सोलार वेंडर बनना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत रहेगी, खासकर आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड और इलेक्ट्रिकल का लाइसेंस, ए क्लास हो या बी क्लास हो, और साथ ही साथ एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन होना बहुत महत्वपूर्ण है, और जिसमें पावर जनरेशन मेंशन होना ज़रूरी है। तो अगर आपके पास ये सारे दस्तावेज़ हैं तो आप भी सोलार वेंडर बन सकते हैं। सर, दर्शकों से क्या कुछ आप अपील करना चाहेंगे? सौर ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है। मैं ये चाहता हूँ कि सूर्य घर योजना के लिए सभी लोग इसको क्योंकि इतना प्रोत्साहन सरकार दे रही है, आउट ऑफ द वे जाके इतना इसमें फंडिंग कर रही है, 75,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा लगा रही है पैन इंडिया। जी सर। तो सब लोगों को इसको अपनाना चाहिए। रूफटॉप सोलर अपने लेवल से वो लोग अपने इस वसुधा को हरी रखने के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे। भारत के पूरे देश की अगर अपन देखें तो 225 गीगावाट की ऊर्जा रिक्वायरमेंट रहती है। बिल्कुल सर। 1 गीगावाट मतलब 1000 मेगावाट। तो 225 गीगावाट की रिक्वायरमेंट में ये जो हमारी पीएम सूर्य घर योजना है, जो इसने टारगेट किया है, वो 30 गीगावाट सर, एक क्षमता कॉल का। हमसे कनेक्ट हो गया है, हाँ आपसे जी। प्रश्न करना चाहेंगे। एक कॉलर हैं, पूर्वा राय जी, स्वागत है आपका, आप अपना प्रश्न पूछ सकती हैं। हाँ जी। जी पूर्वा जी। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार जी। जी पूर्वा मैं जी। पूछना ये चाहती हूँ कि लोगों को भ्रांति ये है कि हम अगर पैनल लगवा लेंगे तो हमें बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। पहला प्रश्न ये, और दूसरा ये कि जिनके घर में पैनल है उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि अगर हमारे पास में बिजली ज्यादा उत्पादित हो गई है और वो जाती है बिजली घर, तो फिर वो हमें दूसरी बार वो कब हम उसका यूज कर सकते हैं? काफ़ी अच्छा प्रश्न है सर। ये भ्रांति वाकई में है कि अगर सोलर पैनल लग गया है तो बिजली मुफ्त हो गई है। देखिए, सोलर पैनल लगाने से वैसे ये बात तो सही है कि सूर्य के माध्यम से फ्री में बिजली आ रही है। ये तो अपनी खपत पे भी निर्भर करता है।
अब सपोज़ आपने 3 किलोवाट का प्लांट लगाया है जो 360 यूनिट महीने के जनरेट कर रहा है, और आपकी खपत एक मध्यवर्गीय परिवार में 250 है। मेरे घर की खपत जो है 300, गर्मियों में 350 हो जाती है, 400 हो जाती है। नॉर्मल खपत जो है औसतन 250 रहती है। तो आप तो जनरेट बिजली ज़्यादा कर रहे हैं और आपकी बिल्कुल। खपत कम है, या हो सकता है कि जितनी आप खपत कर रहे हैं उतनी आप जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि रात के टाइम तो सूरज रहता नहीं है, रात के टाइम तो आप ग्रिड से बिजली लेंगे ही। तो क्या होता है कि जो नेट मीटर का मतलब ही है कि नेट मीटर आपका ये हिसाब किताब करता है कि कितने आपने इंपोर्ट करी बिजली, कितनी एक्सपोर्ट करी, और जो एक्सेस यूनिट आपके हैं वो उसका नवंबर में हर साल हिसाब कर दिया जाता है। जो आपके एक्सेस यूनिट हैं उसका पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। बिल्कुल। और एक मिनिमम बिल लेकिन हमेशा आपका आता रहेगा, वो जो बिजली घर का जो फिक्स चार्ज लगता है। फिक्स चार्ज हम लोग इसलिए प्रावधान रहता है क्योंकि जो हम लोग अपने सब स्टेशंस हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, कई ट्रांसफार्मर फेल होते हैं, उसको रिप्लेस करते हैं, जी। लाइनें हैं, लाइनों का बदलाव करते हैं, रिनोवेशन वर्क्स करते हैं, तो उसमें जो खर्चा आता है वो हम इस फिक्स चार्ज के ज़रिए लेते हैं। तो एक फ़िक्स चार्ज तो आता है, लेकिन क्या है आपका बिजली का बिल काफ़ी कम हो जाता है। जैसे आपका अगर ये मान लीजिए कि 1800 2000 आ रहा है, तो 300 350 पे वो रिड्यूस हो के रह जाएगा अगर आप सोलर प्लांट एक लगा लेंगे। जी सर। जी जी सर, काफ़ी अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी, सौर ऊर्जा से जुड़ी हुई और नवकरणीय ऊर्जा के बारे में आपने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद श्री सौरभ श्रीवास्तव सर, आपकी जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। दर्शकों, मध्य प्रदेश में कई सारे रमणीय क्षेत्र हैं, आइए लेके चलते हैं ऐसे ही एक रमणीय क्षेत्र में आपको। आज भी क्षितिज के उस छोर से भगवान भुवन भास्कर वैसे ही उदित हो रहे हैं जैसे करोड़ों वर्ष पहले होते थे। करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी के इस भूभाग पर जीवन उसी तरह विद्यमान था जैसे आज। आपको यह कथन अतिशयोक्ति लग सकता है, परंतु आपको यह जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि इस कथन की सत्यता के प्रमाण आज भी यहां मौजूद हैं। यहां पर पूरा जीवाश्मों का ऐसा खजाना बिखरा पड़ा है जो सृष्टि के विकास क्रम के 14 करोड़ वर्ष पहले की घटनाओं का जीवंत प्रमाण है। यदि अब भी आपको विश्वास न हो तो आइए हम आपको ले चलते हैं अपने ही प्रदेश के ऐसे भूभाग में जिसका नाम है डिंडोरी। जी हां, मध्य प्रदेश के जबलपुर संभाग का डिंडोरी जिला मैकल पर्वत का पहाड़ी क्षेत्र है। डिंडोरी जिले के उत्तर पूर्व में जबलपुर, उत्तर पश्चिम में अनूपपुर, दक्षिण पश्चिम में राजनांदगांव व बालाघाट तथा पश्चिम में मंडला जिले से जुड़ा हुआ है। ये जिला पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करता है। डिंडोरी नगर जबलपुर से 144 किलोमीटर, मंडला से 104 किलोमीटर तथा अमरकंटक से 88 किलोमीटर दूर स्थित है। पूर्व में डिंडोरी मंडला जिले में शामिल था, परंतु 25 मई 1998 को मध्य प्रदेश जिलों के पुनर्गठन के समय इसे पृथक जिले की मान्यता मिली। डिंडोरी जिले में एशिया महाद्वीप की 3 विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है पूरा जीवाश्म का खजाना, दूसरी है महाद्वीप की सबसे पुरानी जनजाति बैगा, और तीसरी है यहाँ के प्रसिद्ध साल वृक्षों के वन जो एशिया महाद्वीप में कहीं नहीं पाए जाते। नर्मदा नदी के कछार और सतपुड़ा पर्वतमालाओं की गोद में स्थित डिंडोरी जिला वन संपदा से संपन्न जिला है। ये जिला प्राकृतिक सौंदर्य के साथ ही अपने पुरातात्विक और तो
तो दर्शकों, ये तो था खूबसूरत सा स्थान डिंडोरी। अब हम आपको मिलवाएंगे हमारे मेहमान से। आज हमारे साथ हमारी मेहमान है सुश्री श्रुति सिंह। बहुत बहुत स्वागत है श्रुति सिंह आपका। आपको बता दें दर्शकों, श्रुति सिंह अभिनेत्री हैं, निदेशक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, काफ़ी ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड हैं श्रुति जी। बहुत बहुत स्वागत है श्रुति जी। जानना चाहेंगे श्रुति जी, कैसे आपके जीवन की शुरुआत हुई? बचपन से क्या आपने क्या सोचा था, किस सोच के साथ आप आगे बढ़ी? आपको क्या बनना था बचपन में? ओके, सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते। जैसे आपने सवाल किया कि बचपन से मैं क्या बनना चाहती थी, तो इनिशियली मैं हमेशा से ना एक बड़ी शाय टाइप की इंसान थी, बड़ी शर्मीली थी और बहुत ज़्यादा लोगों से बात करना नहीं प्रेफर करती थी। तो क्योंकि मैं इस नेचर की थी तो ज़्यादातर घर पर ही रहती थी, मेरे बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे और उसके चलते मैं पूरे टाइम घर पे पढ़ाई के बाद में टीवी देखती रहती थी। टीवी देखते देखते मुझे समझ में ही नहीं आया कि कब मेरे अंदर एक वो चीज़ डेवलप हो गई कि यार अब मुझे टीवी नहीं देखना है, मुझे भी टीवी में दिखना है। तो वहाँ से शायद मुझे लगता है बहुत छोटे, शायद 4-5 साल से ही मैं टीवी एडिक्ट थी, मैं टीवी देखती रहती थी और मुझे धीरे धीरे करके मेरे अंदर एक ऐसी चीज़ डेवलप हुई कि यार मुझे भी अब टीवी में आना है, ये लोग कितना अच्छा कॉस्ट्यूम ड्रामा कर रहे हैं, कितना अच्छा डायलॉग डिलीवरी हो रही है। तो वहाँ से मुझे लगता है एक कला और एक्टिंग रिलेटेड जो मेरे अंदर एक चीज़ डेवलप हुई। बिल्कुल श्रुति, ऐसा कई बार देखा गया है कि हम बचपन से जो चीज़ों को अपनाते हैं वही जीवन में हम बनना चाहते हैं। ऐसा पहला कौन सा आपको ब्रेक मिला? अभिनेत्री के आपके रोल की बात करें तो पहला ब्रेक आपको कब मिला? पहला ब्रेक मुझे ऐसे मिला कि मैंने थिएटर ज्वाइन किया इन 2007 और उससे पहले भी मैं ज्वाइन करना चाहती थी, बट क्योंकि मेरे घर में, मेरे ख़ानदान में, मेरे इवन गांव में कोई भी कला क्षेत्र से निकला हुआ व्यक्ति नहीं था, तो मेरे लिए इट वाज वेरी चैलेंजिंग कि मैं किस बंदे को अप्रोच करा जाता है, क्या प्रोसेस होता है थिएटर ज्वाइन करने का। क्योंकि अगर आपको एक्टिंग में आना है तो क्योंकि मुझे एक्टिंग सिर्फ ये नहीं करनी थी कि लोगों को दिखाने के लिए एक्टिंग करनी हो, मुझे एक्टिंग एक्चुअली सीखनी थी, मेरा वो पैशन था। तो अगर किसी को एक्टिंग सीखना है और उस क्षेत्र में जाना है तो उसका प्रॉपर जो प्रोसेस होता है वो होता है थिएटर, क्योंकि वो आपकी रूट्स होता है, वो आपको तैयार करता है जी। तो वो मैं ज्वाइन करना चाहती थी। मैं सोचती थी कि इसका मैं कहाँ जाऊँ, कैसे अप्रोच करूँ, किसको अप्रोच करूँ, क्योंकि आसपास कोई भी इस फील्ड से जुड़ा हुआ नहीं है। तो वहाँ से 2007 में मुझे फर्स्ट थिएटर ज्वाइन करने मिला और क्योंकि पहले थिएटर बैकग्राउंड से जो लोग होते थे उनको फिल्म्स में काम मिलता था। बिल्कुल। और मेरी फर्स्ट फिल्म जो थी वो पीपली लाइव थी, तो मुझे पहला ब्रेक पीपली लाइव में मिला क्योंकि पीपली लाइव में थिएटर से रिलेटेड जितने लोग थे उनको ज़्यादातर कास्ट किया था। बिल्कुल, काफ़ी अच्छा सफ़र रहा। एज एन अभिनेत्री भी आपने काफ़ी अच्छा काम किया है और जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि आपने बीई भी किया है। एजुकेशन की बात करें तो आपने एजुकेशन भी काफ़ी अच्छे से की है, इंजीनियरिंग करी है और उसके बाद एमबीए भी किया है। तो उसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों से साझा करें कि शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है शिक्षा बिल्कुल महत्वपूर्ण है और ना केवल रोज़गार के पर्पस से, इसलिए भी क्योंकि जैसे दोनों ही चीज़ें इक्वल पैरेलल चलती हैं। अगर आप शिक्षित होंगे तो आप में एटिकेट्स होंगे, आपको प्रेजेंट करना आएगा खुद को, और अगर आप थिएटर करते हो तो आपका जो शिक्षा है उसको आप दर्शकों को उसको एक्सप्रेस कर सकते हो। तो मुझे लगता है दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि मैंने कहा कि मेरे घर परिवार में इससे रिलेटेड कोई भी नहीं था, सभी गवर्नमेंट ऑफिसर्स रहे हैं। तो मेरे फादर का ये था कि आपको जो भी करना है आप पढ़ाई पहले कंप्लीट करो, पढ़ाई के साथ में आप जो कर सकते हो वो दैट इज़ कम्प्लीटली योर कॉल, पर पढ़ाई बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने इंजीनियरिंग की इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में, और उसके बाद में एमबीए भी किया और अब होपफुली पीएचडी भी करूँगी। बिल्कुल, काफ़ी सारी शुभकामनाएं हैं हमारे ओर से आपको कि आप पीएचडी भी कर लें। ये जानना चाहेंगे आपसे कि ऐसा कौन सा मंच था जो आपको सबसे प्रिय है और जो आप थिएटर करती हैं, कौन से रोल में आपने अपने आप को सबसे परफेक्ट पाया? ओके,
तो मैंने मतलब क्योंकि मैं थिएटर दिल से करती हूँ और वो मेरा पैशन था, तो मैंने जो भी कैरेक्टर किए, मतलब मैंने इनिशियली 1 लाइन 2 लाइन वाले कैरेक्टर्स भी किए हैं जिसमें हम गाँव वाले बने हुए हैं, जिसमें कैरेक्टर का नाम भी नहीं होता था, महिला 1 महिला 2 इस तरीके के कैरेक्टर भी मैंने इनिशियल डेज में किए हैं। पर जो मेरे सबसे दिल के करीब है वो है आषाढ़ का एक दिन में मल्लिका का रोल जो मैंने किया है, जो कालिदास के ऊपर बना हुआ नाटक है। उसमें मल्लिका का जो कैरेक्टर था वो मुझे लगता है कि वो मेरा सबसे मोस्ट फेवरेट है। और इसी के साथ साथ एक हमने प्ले किया था मत्स्यगंधा, उसमें मैंने राजकुमारी अम्बा का रोल किया था, महाभारत काल का, जो भीष्म से शादी करना चाहती है और फिर अंत में उनसे बदला लेती है। तो ये 2 कैरेक्टर मेरे सबसे मोस्ट फेवरेट हैं। बिल्कुल, ये तो थिएटर की बात हुई। अगर हम टीवी स्क्रीन्स की बात करें तो टीवी स्क्रीन्स में आपका कौन सा यादगार पल है, वो कौन सा सबसे अच्छा रोल है जो आपको बहुत प्रिय है? टीवी में मैंने एक छोटी बहू का रोल किया था, वो मेरे लिए बड़ा अच्छा रहा। क्यों? क्योंकि उसमें जिस तरीके के रोल, मतलब मुझे लगता है मैं कॉमेडी और माइथोलॉजी, हिस्टोरिकल सारे तरीके के रोल्स कर सकती हूँ, बट जो महिलाओं के ऊपर है, जो वुमेन ओरिएंटेड प्लेस हैं या वुमेन ओरिएंटेड रोल्स हैं, मुझे लगता है मैं वो ज़्यादा अच्छे कर सकती हूँ, जिसमें उनकी महिलाओं की जर्नी, एक्चुअल ट्रू जर्नी दिखाई जाती है कि वो कितना संघर्ष करके आगे आती हैं और एक फैमिली और इस तरीके के सोशल लाइफ को मैनेज करती हैं। तो उसी से रिलेटेड मैंने एक छोटी बहू करके एक कैरेक्टर किया था, वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। बिल्कुल। आपने एक कन्या भ्रूण हत्या पर भी लघु फिल्म में नाटक किया है, तो आप सिलेक्शन किस प्रकार से करती हैं? कुछ सेलेक्टेड चीज़ें रहती हैं आपकी? जी बिल्कुल रहती है। मुझे लगता है कि जब भी मैं कोई स्क्रिप्ट करूं, क्योंकि मैं मुझे देखने वाले बहुत सारे लोग हैं, मेरे फॉलोअर्स बहुत हैं, मुझे जो प्रशंसा करते हैं, मुझे एडमायर करने वाले लोग बहुत हैं। और आजकल का जो यूथ है वो डेफिनेटली इतना ज़्यादा फ़ोन और टीवी वगैरह चलाते हैं, तो हम जिस तरीके का कंटेंट बच्चों को देंगे, जिस तरीके का कंटेंट हम लोगों को दिखाएंगे, वही लोग देखकर सीखते हैं। क्योंकि आजकल इतनी बिजी लाइफ है, बहुत सारे लोग शायद उस चीज़ से नाराज़ भी होंगे, आजकल इतनी बिजी लाइफ है, लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं। ज़रा 1 मिनट 2 मिनट की रील्स देखकर हम एक धारणा बना लेते हैं। हम अगर जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहते हैं, गूगल करना नहीं चाहते हैं, हाँ, तो उससे जो भी आप अगर कोई गलत कंटेंट भी उनको देंगे या कुछ हमारी हिस्ट्री के बारे में गलत भी बताएंगे, तो वो उस चीज़ को सही मानने लगते हैं। तो मैं डेफिनेटली ये चीज़ मेजरली देखती हूँ कि मैं किस तरीके के कंटेंट पे काम कर रही हूँ और इससे सोसाइटी पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। बिल्कुल, काफ़ी अच्छी सोच के साथ आप आगे बढ़ रही हैं। और जैसा कि हमें याद है आप निदेशक भी हैं जी, तो क्या अनुभव रहा है एज एन निदेशक आपका? मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर का काम किया है 7 फिल्म्स में। मेरी फर्स्ट फिल्म पीपली लाइफ थी जिसमें मैंने एज अ इंटर्न असिस्टेंट डायरेक्टर का काम किया, और क्योंकि पहली ही फिल्म आमिर खान प्रोडक्शंस की थी, तो उसके बाद में प्रकाश झा प्रोडक्शंस में जाना मेरे लिए थोड़ा सा कंपैरेटिवली, जो बाकी लोगों को स्ट्रगल रहता है, वो मेरे लिए थोड़ा इजी था। तो फर्स्ट फिल्म पीपली लाइफ के बाद मैंने प्रकाश झा प्रोडक्शंस ज्वाइन किया, और प्रकाश जी के साथ में मैंने आरक्षण मेरी फर्स्ट फिल्म थी। और उसमें क्योंकि ये चीज़ें ही मैं करना चाहती हूँ, मुझे लगता है मेरा जन्म ही कला से रिलेटेड चीज़ों के लिए ही हुआ है, कला के आसपास रहने के लिए हुआ है। तो जब मैं इस तरीके का देखती हूँ कि प्रकाश जी कैसे डायरेक्शन कर रहे हैं, कौन सा स्क्रीन लगी हुई है, क्या चल रहा है, क्या डायलॉग है, कौन सा एक्टर किस तरह से डायलॉग बोल रहा है, तो आरक्षण में मैंने मेजरली ज़्यादा सीखा है। क्योंकि मैं पहली फिल्म में इंटर्न थी, तो उसमें कैमरे के पास रहना या फील्ड पे कम रहना हो पाता था, तो आरक्षण से मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। बिल्कुल, और भी कई सारी फिल्मों का आपने बताया है हमको, जिसमें से चक्रव्यूह है, सत्याग्रह है, और आपने दूरदर्शन की स्क्रीन पे भी काफ़ी ज़्यादा कार्य किया है, उसके अनुभव के बारे में भी जानना चाहेंगे। दूरदर्शन पे भी मैंने काम किया है, और दूरदर्शन पे मैंने आदाब अर्ज है किया था। एक छोटी बहू जो मैं बता रही हूँ वो भी दूरदर्शन का ही था, और भी काफ़ी सारे मैंने काम किया है दूरदर्शन के लिए। तो ये भी एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत अच्छा था। क्योंकि हम जब थिएटर में परफॉर्म करते हैं तो लाइव चलता है, और आखिरी पंक्ति में बैठे व्यक्ति को भी हमारी आवाज़ आनी चाहिए, लेकिन कैमरे का बिल्कुल रिवर्स होता है। कैमरे में हम बहुत हल्का बोलते हैं, माइक लगा होता है,
तो बहुत ज़्यादा लाउड करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम थिएटर एक्टिंग को कैमरे में करते हैं तो बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है ओवर ड्रामेटिक कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन क्योंकि विधा एक्टिंग ही होती है, विधा एक है, तो वो दोनों ही चीज़ें बिल्कुल श्रुति, काफ़ी अच्छे से आप बता रहे हैं, सारी चीज़ों को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। फैमिली का सपोर्ट होना कितना ज़रूरी है, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ आप मल्टीपल चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं। आप अभिनेत्री भी हैं, निर्देशक भी हैं, साथ ही साथ आप सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, तो फैमिली का सपोर्ट कितना है आपको? मुझे फैमिली का कंप्लीट सपोर्ट है, और मतलब इस लेवल तक है कि मैं बता नहीं सकती। और मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति अगर थोड़ा कुछ भी अचीव कर रहा है अपनी लाइफ में, या फिर प्रोग्रेसिव अप्रोच रख रहा है और आगे बढ़ रहा है, निरंतर आगे बढ़ रहा है, तो उसमें मेजर रोल उसकी फैमिली का रहता है। अगर वो अनमैरिड है तो उसकी मदर, फादर, उसके सिबलिंग्स जो हैं, अगर वो मैरिड है तो उसके इन लॉज और उसका हस्बैंड जो है। तो जैसे कि मेरी लाइफ में मेरी बैकबोन बन के मेरी मदर ने हमेशा मेरा सपोर्ट किया है, और उन्हें मेरे अंदर का वो पैशन, वो थिएटर, वो कला के प्रति जो मेरा आकर्षण था, वो उनको दिखता था। और हमेशा से मेरी मदर ने सपोर्ट किया। इनिशियल लेवल पे मेरे फादर का इस तरफ को मुझे सपोर्ट नहीं था, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ देखी नहीं, और जो कि मैं उनको भी गलत नहीं मानती हूँ। जब हम किसी ऐसा कोई फील्ड चूज़ करते हैं जिसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है, और ऑब्वियसली हमारे मदर फादर से ज़्यादा हमारे लिए कोई अच्छा नहीं सोचेगा, तो उनका ये था कि एक आपका जो करियर है वो सेफ होना चाहिए और सिक्योर होना चाहिए, तो आप पढ़ाई करो, पढ़ाई से ये सारी चीज़ें तो ठीक है, मतलब आप बाकी फ्री टाइम में करो। लेकिन मेरी मम्मी को ये लगता था कि नहीं, अगर ये चाहती है तो इसको डेफिनेटली उसी फील्ड में जाना चाहिए, और उसके लिए हम जितना कर सकते हैं वो करें। अगर जैसे मैं सुबह 4 बजे भी जाती थी तो मेरी मदर मुझे उठ के ब्रेकफास्ट 4 बजे भी बना कर देती थी, मेरा लंच भी रेडी करके देती थी। मैं जब अगर लेट भी आ रही हूँ, कुछ हो रहा है, तो जूस है, पानी है, चाय है, जो भी मुझे लगता है कि सपोर्ट यही होता है कि आप छोटी छोटी चीज़ों में भी अपना प्यार, अपनी अपनाइयत को आप अपने बच्चे को दिखा सकते हैं। बिल्कुल श्रुति, आपने बिल्कुल सही बात कही है कि पेरेंट्स का सपोर्ट और फैमिली का सपोर्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। आप समाज से किस प्रकार से जुड़ी हैं? जैसा कि मुझे पता है आप कई सारी गतिविधियों के माध्यम से समाज के लोगों को भी आप जैसे कि मैंने देखा कि आपने सैनिटरी पैड वितरण किया है, बच्चों के पोषण के लिए भी बहुत कुछ कार्य करती रहती हैं, तो ये भी आप हमारे दर्शकों से थोड़ा साझा करें। ये क्योंकि मेरे मन में हमेशा से इस तरह से रहा है कि महिलाओं को सशक्त बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में सशक्त हैं। जो हम लोग बोलते हैं कि सशक्त करना है, सशक्त करने की ज़रूरत नहीं है, उनको सिर्फ प्लेटफॉर्म मिलने की देर है, और वो अपना जो जादू है वो आप पूरे सोसाइटी को दिखाती हैं। बिल्कुल। तो इसी के चलते मुझे लगता है कि जिन लड़कियों को, जैसे मेरी मदर ने मुझे सपोर्ट किया और मुझे प्लेटफॉर्म मिला, और भगवान की भी कृपा रही कि मुझे जब मैंने जो चीज़ें चाही वो मेरे लिए अरेंज होती गई। बट बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जिनमें मुझसे ज़्यादा शायद कैलिबर है और मेरे से ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं सोसाइटी के लिए, बट उनको मौका नहीं मिल पाता है। तो मैं लगातार इसी तरीके के काम करती हूँ कि अगर मेरे माध्यम से मैं किसी की करियर का 1% भी उसका माध्यम बन सकूं तो मैं बिल्कुल बनूं। और इसीलिए मैं महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए काम करती हूं, और मेजरली मैं काम करती हूं जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं, क्योंकि वो मुझे लगता है कि इंसान, जैसे कोविड का भी टाइम था तो सब लोग इंसानों के लिए काम कर रहे थे, खाना बांट रहे थे और सारी चीज़ें, वो ठीक है। लेकिन जो हमारे स्ट्रे एनिमल्स हैं वो कहीं ना कहीं लेफ़्ट ओवर हो रहे थे, वो उन पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं था। बट ऑब्वियस के पहले इंसानों को नहीं मिल रहा है तो जानवरों के लिए तो सेकेंडरी ही अप्रोच रखते हैं। बट आई पर्सनली बिलीव कि इंसान तो भूखा नहीं रहेगा। बिल्कुल। आज है, कल है, वो कहीं ना कहीं से अपने लिए खाना पानी अरेंज कर लेगा। श्रुति जी, आपकी उपलब्धियों के बारे में जानना चाहेंगे? मैंने जैसे 2007 में थिएटर किया, उसके बाद में आमिर खान प्रोडक्शंस की फिल्म की, उसके बाद में प्रकाश झा प्रोडक्शंस की फिल्म की, 7 पिक्चरों में आपको मैंने कई काम सारे किया। पुरस्कार सम्मान मिले हैं। सबसे बड़े पुरस्कार जिसको प्राप्त करते ही आपको सुख का अनुभव हुआ हो, वो हमारे दर्शकों से साझा करें। मेरे लिए सभी जितने मेरे सम्मान मुझे मिले हैं वो सभी में मुझे सुख का अनुभव प्राप्त हुआ है। और क्योंकि सम्मान जो है वो छोटा या बड़ा नहीं होता,
सम्मान, आर्टिस्ट के लिए सम्मान ही सब कुछ है। आर्टिस्ट पैसे के लिए काम नहीं करता, सम्मान और उसके कला को अप्रिशिएट किया जाए उसके लिए काम करता है। बिल्कुल। और अभी रिसेंट ही मुझे 22 दिसंबर को खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड मिला है, तो वो भी बहुत अच्छा है। और अभी रिसेंटली 4-5 दिन पहले ही उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार, जो हमारी भारत सरकार की तरफ से है, संगीत नाट्य अकेडमी की तरफ से है, उसमें पूरे इंडिया से सिर्फ 3 लोगों का युवा कैटेगरी में एक्टिंग के लिए चयन हुआ है, जिसमें से मैं भी एक हूँ। तो ये मेरे लिए मतलब बहुत अच्छा अनुभव बिल्कुल रहा। श्रुति जी, बहुत अच्छी आपने पूरे अपने जीवन के बारे में हमारे दर्शकों से साझा किया और इतने सारे मल्टी टैलेंट्स के साथ आप आगे बढ़ रही हैं। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद श्रुति जी। दर्शकों, उम्मीद करेंगे आपको हमारा आज का कार्यक्रम काफ़ी पसंद आया होगा और इसी के साथ मैं आपसे लूँगी इजाज़त। नमस्कार।